हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? यस, आ जाइए। तो आज हम लोग आ चुके हैं हमारे अर्ली बर्ड बैच सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर 4 में। और जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट 5 लेक्चर यूट्यूब पर एज ए डेमो लेक्चर होंगे। तो कल हमारा लास्ट डेमो लेक्चर होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप लोग बैच को एनरोल कर लें, ताकि आपको कंटिन्यूएशन में हम नए चैप्टर को भी पढ़ पाएं और इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलें अप टू 6,000 रुपीज। ओके, सो लेक्चर 4 बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पार्ट नंबर 3 शुरू किया जाए। तो हमारे साथ जुड़े हैं आर्यन, फरहान, प्रियम, वंश, गौरव, ध्रुव, सौम्या, वैष्णवी, पीयूष, मन एंड गौरांश। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत स्वागत है। तो ये है टीम अल्टीमेट सीए, जो आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम के दिन तक आपको देते हैं फुल ऑन सपोर्ट। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 7+ years of experience. Taught thousands of students at foundation and intermediate level. I am an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए शुरू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ रेडी, उम्मीद करता हूँ आप भी है रेडी। यस, हरीश, अपूर्वा एंड हिता। फरहान बोल रहा है अर्ली बर्ड बैच वालों का कोर्स कब तक एंड हो जाएगा? रिजल्ट से पहले एंड हो जाएगा, फाउंडेशन के रिजल्ट आने से पहले एंड हो जाएगा। तो एक्चुअली देयर आर 15 क्लासेस और एक पोर्शन फिक्स है, विच एवर इज अर्लियर। अगर पोर्शन पहले हो गया तो पहले, मतलब जैसे ये सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे मेरे सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में मैंने एक चैप्टर आपको बोला है सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो जब भी हमारा सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल टोटल 15 लेक्चर जितना होगा, 4 लेक्चर बेसिक्स के हो जाएंगे, लगभग 8 से 10 लेक्चर हमको लगते हैं सर्विस कॉस्टिंग। तो मुझे लगता है 14 लेक्चर्स में हमारा हो जाएगा। और फ्राइडे तक क्लास रहती, मंडे टू फ्राइडे। फिर दशहरा में भी छुट्टी रहेगी, दिवाली में भी छुट्टी रहेगी। तो रिजल्ट आने से पहले आपका हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, ओके। हाँ हाँ, सैटरडे संडे तो हॉलीडे होगा ना। इस बैच में तो सैटरडे संडे हॉलीडे ही रहता है यार। अर्ली बर्ड बैच में तो आपको पता है ना भाई, इतना लोड नहीं लेना। जब रेगुलर बैच में आएंगे तो 3.25 घंटे की क्लास लूंगा और सैटरडे भी क्लास लूंगा, संडे को बस छुट्टी रहेगी, बस, ठीक है। तो डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन की रिजल्ट आने से पहले बेटा। फिर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको प्राइस लॉक करना है ना, तो आप रिजल्ट आने से पहले बाय कर लो, ठीक है। और रेगुलर बैच की क्लासेस कब तक चलेंगी वो तो डिपेंड करेगा ना रिजल्ट कब आएगा। देखो क्या होता है ना, रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के तुरंत बाद बैच का अनाउंसमेंट हो जाता है और 1 हफ्ते में बैच चालू हो जाती है। तो जब रिजल्ट आएगा उसकी डेट पता चलेगी, तो बैच की डेट पता चलेगी। कि बैच की डेट पता चलेगी जब, तब जाके बैच की कंप्लीशन डेट पता चलेगी ना। तो उसके लिए आपको रिजल्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी मैं बता दूं, एक ग्रुप की क्लास करीब करीब 3 महीने चलती है, ठीक है। ओके, तो हाँ हरीश, वीकेंड में अभी हॉलीडे रहेगा। जब हम रेगुलर बैच में रहेंगे तो सिर्फ संडे को हॉलीडे रहेगा, ठीक है। और फरहान, हाँ बता दिया मैंने भाई, ठीक है, ओके। अरे सब ये सब बातें क्यों कर रहे हो, पढ़ाई कर लेते हैं ना, पहले खत्म करना है ना बेसिक्स। ये सब चीजें जो रिजल्ट पर डिपेंड कर रही हैं उसके बारे में अभी आज क्या हो गया तुम लोगों को भाई। स्टार्टिंग में तुम लोग सब कुछ ये सब पूछने लगे। चलो पढ़ लेते हैं यार, ये सब एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब आज की क्लास खत्म हो रही होगी ना, तब एंड में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। ऐप पर क्लास कब शिफ्ट होगी? लेक्चर 6 से। तो आज भी डेमो लेक्चर है, कल भी डेमो लेक्चर है। अगेन ये वैसा ही सवाल पूछा गया जो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज मिसलेनियस चीजों पर अभी चर्चा ना करें, वो बाद में भी की जा सकती है, ठीक है। ओम बेटा, तुमसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट में पूछ लेना ये सवाल, ओके, लास्ट में पूछ लेना। चलो, तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग शुरू किया था। बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ ली, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिए। कल हमने कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़ लिया। आज हम कॉस्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग तरीके से, वो पढ़ने वाले, ठीक है। आओ सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अलग अलग तरीके से कितने टाइप की कॉस्ट होती हैं, कैसे उसका बंटवारा होता है, ये देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर?
फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, इन चीजों को जानने के लिए हम लोगों को एक बात समझनी होगी सर, और वो है एक शब्द। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट कैसे होती है सर? तीन टाइप की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल। लेकिन सेमी वेरिएबल के अंदर भी हमको समझना होगा कि दो पैटर्न्स हैं। तो मैं ऐसे देखा जाए तो चार लिखूंगा, एक सेमी वेरिएबल और चौथे नंबर पर एक आ जाएगा स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइमरीली फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल के अलावा दो और होती हैं, सेमी वेरिएबल और स्टेयर स्टेप वेरिएबल। इन चारों को एग्जांपल्स लेकर समझाऊं, ठीक है? आओ सबसे पहले रेंट ऑफ फैक्ट्री इज ₹80,000 पर मंथ। तो हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री को हम एक रेंटेड प्लेस पर चला रहे हैं और उसका रेंट है 80,000 पर मंथ। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, production output was 40,000 units and 44,000 units respectively. Find rent in both months. सर क्या बोला आपने? देखो, फैक्ट्री का रेंट एक महीने का है 80,000 रुपीज। ओके, अक्टूबर के महीने में हमने हमारे फैक्ट्री से 40,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया है। हमारा प्रोडक्शन का आउटपुट था 40,000 यूनिट्स, और नवंबर के महीने में 44,000 यूनिट्स प्रोडक्शन किया। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि नवंबर का रेंट कितना होगा और अक्टूबर का रेंट कितना होगा? सर, क्या रेंट कोई ऐसी चीज है जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से चेंज होती है? क्या आपका लैंडलॉर्ड आपको आकर ऐसा बोलेगा कि आपने ज्यादा यूनिट बना ली है, आपने ज्यादा यूनिट बना ली है तो आप ज्यादा रेंट दो? ऐसा होता है क्या कभी? मान लो तुम कहीं शॉप लेते हो रेंट पे और तुम्हारा ज्यादा बिजनेस होगा तो सामने वाला तुमसे ज्यादा रेंट लेगा क्या? नहीं, रेंट तो मंथ बेसिस पर फिक्स है। चाहे कम यूनिट बनाओ चाहे ज्यादा यूनिट बनाओ, वो तो उतना ही देना है। सो रेंट विल बी 44,000 per month for both October and November. As it is not dependent on output. समझे? आपके जो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आउटपुट है उस पर डिपेंड नहीं करता। Hence, rent is a fixed cost. अब कई बच्चों को क्या लगता है फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि एक बार पे कर दिया, आप जीवन में कभी पे नहीं करना। ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड का आप गलत मतलब निकाल रहे हो। फिक्स्ड का मतलब ये है कि वो कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लगती है कि एक महीना पूरा हुआ रेंट दे दो, फिर एक महीना पूरा हुआ रेंट दे दो, फिर एक महीना पूरा हुआ रेंट दे दो। तो बार बार देना पड़ रहा है।
बट यूनिट्स मतलब जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, उसमें कितना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इससे रेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो तो मंथ बेसिस पर पे करना पड़ेगा आपको। तो जो चीजें हमारे आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होती, जो चीजें हमारे आउटपुट के ऊपर या नीचे जाने से चेंज नहीं होती, उस टाइप की कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। कितने बच्चों को इस एग्जाम्पल के माध्यम से फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया? आइए अब डेफिनेशन पढ़िए फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल अंडरस्टैंड इन 1 मिनट। लो, क्या बोला जा रहा है? दीज आर द कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड, ठीक है, एंड विद इन द सर्टेन आउटपुट और टर्नओवर लिमिट, अप टू सर्टेन लेवल की जो भी हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी तक हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें, इट विल बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपका आउटपुट या टर्नओवर कितना भी ऊपर नीचे हो, हमारी ये कॉस्ट अनअफेक्टेड रहती है, मतलब इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओ सॉरी, 44,000 लिख दिया मैंने गलती से। रेंट विल बी 80,000 पर मंथ फॉर बोथ मंथ। भाई मैंने गलती से 44 लिख दिया था ना, 44 तो आउटपुट था, 80,000 पर मंथ आएगा। सॉरी जी सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। आप लोग भावनाओं को समझ गए ना, तो मुझे चिंता की बात नहीं है। अच्छा, फिर क्लियरली लिखा है थर्ड वाले पॉइंट में, दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंजेस इन द आउटपुट। आउटपुट में चेंजेस से इनमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता। एग्जाम्पल, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इट विल रिमेन सेम फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो कम प्रोडक्शन करो, चेंज नहीं होता। तो अगर आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गई है तो जल्दी से क्लियर एंड डन कर दो भाई सभी लोग। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, प्लीज राइट क्लियर एंड डन इन द लाइव चैट नाउ। ठीक है, ऑल राइट वंश। अब आते हैं वेरिएबल। अब जो चीज फिक्स्ड में मना करी थी, वेरिएबल में वही चीज हमको करनी है। इन अ फैक्ट्री, 3 hours of worker is needed to produce 1 unit of finished goods. Wage rate is rupees 60 per hour. Find the wages cost. अरे तेजस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, हम तेजस सर का बहुत स्वागत करते हैं। तेजस सर आप लोगों को मिस कर रहे हैं, बट चिंता मत करो, बहुत जल्द आप लोग तेजस सर से भी मिलने वाले हो। तो अभी हम लोग अर्ली बर्ड बैच में सिर्फ ग्रुप 2 के सब्जेक्ट से शुरुआत की है, लेकिन जब आप रेगुलर बैच पढ़ोगे तो आप ग्रुप 2 ग्रुप 1 दोनों ही पढ़ोगे। और सीए तेजस सूचक सर आप लोगों को पढ़ाते हैं एडवांस अकाउंटिंग। तो भाई सबसे कोर सब्जेक्ट जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स, वो आप तेजस सर से पढ़ने वाले हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप सर की क्लासेस का फील लेना चाहते हो तो सर के डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, रेगुलर बैच के भी। रेगुलर बैच के पहले 5 से 6 लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं। तो आप चाहो तो अकाउंट्स का एक थोड़ा सा फील अगर आपको चाहिए, देखना है कि सर की स्टाइल क्या है, सर की राइटिंग कैसी है, सर का ह्यूमर कैसा है, सर का पैटर्न कैसा है पढ़ाने का, तो ज़रूर 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 से वो डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस में आपको जो मई 25 की बैच हुई थी ना रेगुलर शुरू कुछ महीनों पहले, उसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स डले हुए हैं, आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच तेजस सर फॉर कमिंग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल सर। एंड बहुत ही जल्द बच्चे आप लोगों से आपसे मिलना चाहते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो ऐसा होगा तो सर हम एक जूम कॉल कर लेंगे बीच में, उसमें आप सादर आमंत्रित है, जरूर आइएगा सर। चलो जी, तो मन त्यागी तुमने वापस से वही बात पूछ ली। मैंने इन जनरल क्या बताया था? इन जनरल मैंने ये बताया था कि ये नोटबुक है, इस नोटबुक में मैं जो भी लिखूंगा वो तुम्हारे नोटबुक में भी लिखा होना चाहिए, ठीक है, वैसा।
तो तुमको इंडिविजुअली पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये वाला एग्जाम्पल भी लिखूं या एग्जाम्पल भी लिखूं, बताया तो था पहले मैंने। ठीक है, फाइंड द वेजेस कॉस्ट फॉर अक्टूबर एंड नवंबर if output is, वही ले लेता हूँ 40,000 यूनिट्स एंड 44,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब बताइए, अब सेम रहेगा क्या वेजेस का कॉस्ट दोनों महीनों में? ना सर। तो ये देखो कैसे आएगा, मंथ हो गया अक्टूबर, नवंबर। अब मैं दोनों महीने में तुमको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो देखो सर, 40,000 यूनिट्स अगर आपकी बनेंगी और एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, तो ये टोटल 1,20,000 घंटे लग गए। और एक घंटे में आप 60 रुपीज का पेमेंट करते हो, तो क्या आप मुझे बताओगे कि भाई व्हाट विल बी योर वेजेस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर? बताओ भाई। तो 40,000 इंटू 3 इंटू 60, ये आ जाएगा 72 लाख रुपीज। चेक करिए सारे बच्चे, आ रहा है क्या? अब देखो, अक्टूबर से जब आप नवंबर में गए तो आपका आउटपुट का फ्लक्चुएशन हुआ है। 40,000 यूनिट्स की जगह 44,000 यूनिट्स बनी है। तो आप खुद ब खुद देख सकते हो, अगर 44,000 यूनिट्स बनेगी तो नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा लगेंगे, और अगर नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा लगेंगे तो टोटल जो आपको पैसा लगना है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो 44,000 इंटू 3 इंटू 60, द आंसर विल बी 79,20,000। ठीक है, चलो ऑल राइट, बढ़िया, गुड। तो ये है कहानी भाई अपनी। ठीक है सर, ये है कहानी। चलिए, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते वेरिएबल की, और फिर तुम डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताना तुमको क्लियर एंड डन होती है कि नहीं डेफिनेशन। सर, वेरिएबल कॉस्ट हम उन कॉस्ट को बोलते हैं, द कॉस्ट विच टेंड टू, जिनकी ऐसी टेंडेंसी है कि जो विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, है जो आउटपुट वर्ड है, वॉल्यूम वर्ड बोल दो, आउटपुट वर्ड बोल दो, एक ही बात है। तो जैसे जैसे तुम्हारा वॉल्यूम या आउटपुट वेरी करता है, ये कॉस्ट भी वेरी करती है। एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, एंड वाइसे वर्सा का मतलब अपोजिट भी होगा, कि अगर तुम्हारी एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल ए आप यूज करते हो तो 2 किलो पर यूनिट लगता है फिनिश गुड्स में, और परचेज कर रहे हो आप 42 रुपीज पर केजी में। तो जितनी ज्यादा यूनिट बनाते जाओगे उतना ज्यादा केमिकल यूज होगा, और जितना ज्यादा केमिकल यूज होगा उतना मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो मटेरियल की कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं, सिंस कॉस्ट ऑफ वेजेस is increased in proportion to, या वही ठीक है, in proportion to increase in output, it is a variable cost। चलो भाई, सभी का CND चाहिए मुझे। ये तो बहुत सिंपल चीजें, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आए हो, CA फाउंडेशन। ठीक है, आओ अब आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। देखो, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो जो आधा वेरिएबल है और आधा फिक्स्ड है उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। नाम से ही समझ में आता है। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। You subscribe to a, आपने सब्सक्राइब किया है, किस चीज का कनेक्शन लिया है आपने? लैंडलाइन फोन कनेक्शन फॉर योर ऑफिस। आपने अपने ऑफिस के लिए लैंडलाइन फोन कनेक्शन लिया। सो यू सब्सक्राइब टू अ लैंडलाइन फोन कनेक्शन फॉर योर ऑफिस।
where charges are, जिसमें जो टेलीकॉम कंपनी है ना वो आपसे कैसा चार्जेस लेगी पता, where the charges are 1500 rupees per month up to 1000 hours of talk time and rupees 0.5 per minute beyond, not 0.5 per minute, इसको ऐसा कर देता हूं मैं, लेट्स से 20 rupees per hour beyond 1000 hours. ठीक है, find bill amount for October, November, December if talk time was 900 hours, 1100 hours, and 1040 hours. समझे क्या क्वेश्चन को? आपने अपने ऑफिस के लिए लैंडलाइन कनेक्शन लिया है जिसमें 1500 रुपये पर महीने का बिल आता है, 1000 घंटे तक उसमें बात हो सकती है, 1000 घंटे से ज्यादा बात होगी ना तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे 20 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो आइए एक टेबल बनाते हैं और समझते हैं इसको। तो यहां लिखता हूं मैं मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहां पर लिखता हूं टॉक टाइम, $900, 1100 और 1040। अच्छा, कितना फिक्स्ड चार्जेस है जो आपको लगना ही लगना है, चाहे आप कम बात करो, 1000 घंटे से ज्यादा करो, कुछ भी करो, लगना ही लगना है। दैट इज 1500, 1500, 1500। लेकिन जो वेरिएबल चार्जेस हैं सर, आपके जो वेरिएबल चार्जेस लगेंगे वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने 1000 आवर्स के ऊपर कितनी बात करी है। तो अक्टूबर के महीने में तो सर 900 आवर्स काम हुआ है, मतलब 900 आवर्स का टॉक टाइम हुआ है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें नवंबर में, तो नवंबर में क्या होगा सर, 100 आवर्स के हिसाब से। कैसे 100? 1100 मतलब 1000 से 100 ज्यादा इंटू 20, 2000 रुपीज आपके और लग गए। ठीक है, यहां पर 40 आवर्स है, 20 रुपीज के रेट से 800। तो बताइए बिल अमाउंट क्या आएगा, टेलीफोन का बिल अमाउंट। यहाँ आएगा 1500, यहाँ आएगा 3500, यहाँ आएगा 2300। अब बताइए क्या जो आपका टेलीफोन चार्जेस का कॉस्ट है, इस केस में जो टेलीफोन चार्जेस का कॉस्ट है, क्या वो फिक्स्ड है कि चाहे कुछ भी हो जाए 1500 ही आएगा? नहीं। क्या वो वेरिएबल है कि जितना कम या ज्यादा बात करोगे तो ऊपर नीचे होगा? वो भी जरूरी नहीं है। यहां पर दोनों नेचर है इसके अंदर। 1000 घंटे तक फिक्स्ड है और 1000 घंटे के बाद वेरिएबल। सुनो, 1000 घंटे तक फिक्स्ड है, 1000 घंटे के बाद वेरिएबल है। अच्छा, ओके, इसलिए सेमी वेरिएबल है। Here telephone charges are semi variable cost. ठीक है, चलिए। सो दीज कॉस्ट, अब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं और डेफिनेशन को पढ़ के जल्दी से CND कर देना। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उनमें बोथ फिक्स्ड कंपोनेंट भी होता है, वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है। तुम समझ गए हो कैसे? सो दे आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर अनअफेक्टेड, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते दे आर कंप्लीटली अफेक्टेड या दे वेरी विद द वॉल्यूम। नो, दे आर पार्टली अफेक्टेड। अप टू सर्टेन लेवल इट विल रिमेन फिक्स्ड, बट आफ्टर दैट लेवल इट विल बिकम वेरिएबल। सो पार्टली नॉट अफेक्टेड एंड पार्टली अफेक्टेड। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल्स,
गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लाइक दिस। ठीक है, अब आते हैं सर एक अलग चीज में, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन उसके पहले जल्दी से आप लोग इस टॉपिक पर क्लैरिटी दे दो कि ये आपको समझ में आया है नहीं। CND कर दो कंफर्म फास्ट नाउ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप एंड requested quotation from transport rental company for the group trip। तो आप लोग ग्रुप में कहीं ट्रिप पे जाने वाले हो। अब अगर ट्रिप पे जाना है तो गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी ना, ड्राइवर और गाड़ी किराए पे लेके चलने पड़ेंगे। तो हमने ना कोटेशन मंगवाई गाड़ी वाले से कि भैया भेजो कोटेशन क्या है, विच इज एज बिलो। तो उसने हमको कोटेशन भेजी। सबसे पहले उसने फोन में पूछा कितने लोग होंगे। तो मैंने बोला भैया करीब 8 लोग होंगे, कम भी हो सकते हैं, अभी श्योर नहीं है। 8-9 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, अभी अभी पता नहीं है भैया। तो सामने वाला बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक बढ़िया टेबल बना के समझा के देता हूँ। तो हमारा कोटेशन इस बात पर निर्भर करता है कि पैसेंजर्स कितने हैं। तो अगर 1 से लेके 4 पैसेंजर होंगे तो हम आपको कौन सी कार देंगे, सुनना। एक आगे बैठ जाएगा, 3 पीछे बैठ जाएगा, हम आपको दे देंगे एक डिजायर। टैक्सी में ही चलती है ना, मारुति सुजुकी डिजायर एटसेट्रा। ठीक। और उसका जो हम आपसे रेंट लेंगे पर डे का, पर डे ड्राइवर और गाड़ी सब मिला के, पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के 3500 रुपीज। और इस 3500 रुपीज में 300 किलोमीटर तक चलता है। तो आप लोगों को जहां जाना है ना वहां तो 250 किलोमीटर में काम हो जाता है। तो विद इन 1 डे आपका आराम से 3500 रुपये में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको ज़्यादा पैसेंजर लगते हैं, मान लो आपको 5 पैसेंजर लग रहे हैं, 6 पैसेंजर लग रहे हैं, तो फिर हमको ना एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, 6 सीटर लेनी पड़ेगी, अर्टिगा। मारुति की 6 सीटर आती है अर्टिगा। अगर आप अर्टिगा लोगे तो फिर आपका ये प्राइस हो जाएगा 4200 रुपीज़। फिर चाहे 6 लोग हो चाहे 5 लोग हो, गाड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है, डीजल ज़्यादा लगता है उसमें। और मान लीजिए कि आपको चाहिए 7 to 10, क्या आप बोल रहे हो चलो इसको मैं 7 कर देता हूँ, चलो 6 रहना तो कोई बात नहीं, 7 सीटर भी आती है, बट ठीक है 7 और 8 सीटर में भी एक्चुअली देखा जाए तो ड्राइवर को हटा दें तो 5 से 6 लोग ही बैठते हैं। तो 7 से 10 लोग अगर हैं आपके तो हम आपको दे देंगे ट्रैवलर, छोटी वाली ट्रैवलर। छोटी वाली ट्रैवलर के प्राइस लगेगा 6,000। फिर चाहे 10 लोग हो चाहे 7 लोग हो, 6,000 रुपये लगेगा आपको। और अगर आपके 11 से 14 लोगों के बीच में, तो भी हम ट्रैवलर देंगे बड़ी वाली। और बड़ी वाली ट्रैवलर आएगी 7,500 रुपये की। क्या आप लोगों को ये बात रेलेवेंट लग रही है? क्या ये बात एकदम ऐसा प्रैक्टिकल लग रही है? ऐसे ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है? ऐसे ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉस्ट at various levels
ऑफ पैसेंजर एंड ड्रॉ अ ग्राफ, और उस कॉस्ट का एक ग्राफ भी बनाओ। ठीक है भाई, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा सर कि नंबर ऑफ पैसेंजर, और फिर लिखता हूं कॉस्ट पर डे। तो सीधे ग्राफ ही बना देता हूँ, ये तो दिया ही हुआ है हमको, कोटेशन तो दिया ही हुआ है, सीधे ग्राफ बना देता हूँ बस, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या है। मान लेते हैं मैक्सिमम 10 लोग ही जाएंगे ट्रिप में, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, और बढ़ा लेता हूँ ना, चलो क्या जा रहा अपना, कि मान लो 12 लोग भी चले गए, तो 14 लोग भी चले गए, तो वहाँ तक यहाँ है। ये हो गया नंबर ऑफ पैसेंजर, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ कार, कार या व्हीकल जो भी बोल दो। तो 1 to 4 रहेगा तो 3,500 रुपये, ऐसे करके मैक्सिमम 7,500 रुपये तक जा रहे हो ना। इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हाइट में। तो ऐसा लिख लो, तो चलो ना, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये, मैक्सिमम 8 ही लग रहा है ना, ठीक है। तो 1 से लेके 4 पैसेंजर होंगे तो 3,500 का हमारा बिल बनेगा। 3,500 मतलब 3 और 4 के बीच में। ये देखो भाई ग्राफ को अच्छे से, फ्रॉम 1 पैसेंजर टू 4 पैसेंजर्स आपको 3,500 का बिल आना है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद 5 पैसेंजर में पहुंच जाओगे ना आप, तो आपका बिल 4,200 पहुंच जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर। उसके बाद जैसे ही आप 7 से 10 में जाओगे तो 6,000 का बिल हो जाएगा। 7 से 10, एक मिनट, 4 5 से 6 जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा। जैसे 7 से 10 होगा 6,000, और 11 से 14 होगा 7,500। क्या ये जो ग्राफ का आकार आपको दिख रहा है, क्या ये आपको इस सीढ़ियों की तरह दिख रहा है या नहीं, बताइए मुझे। कैन यू सी दिस? इट लुक्स लाइक लेडर, इट लुक्स लाइक स्टेप्स। तो ना तो ये फिक्स्ड है पूरा, और ना ही ये पूरी तरह वेरिएबल है। स्टेयर स्टेप कॉस्ट चाहिए, तो वेरी तो कर रही है लेकिन स्टेयर स्टेप। इस बार 14% नहीं आएगा ना सर भाई, 14% आए या 45% आए, तुझे तेरे रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अगर तू अच्छे से लिख के आया तो तू पास हो जाएगा, और अगर तू ऐसा ही सोच रहा है कि मेरे तो 38 लायक आए हैं सर, फिर वही वाली बात है कि तैयारी ऐसी करो ना कि तुम 50 60 70 नंबर आराम से लाओ। 40 नंबर की तैयारी करते हो, फिर बोलते हो परसेंटेज रिजल्ट कम आ रहा है। अरे हमको क्या लेना देना परसेंटेज ऑफ रिजल्ट से? तुम अकेले तो अकेले ही हो ना, तुम एक जना मिलके 1 लाख लोग तो नहीं हो ना। पूरे इंडिया का क्यों सोच रहे हो तुम्हारे बारे में सोचो, तुम उतना लिख के आए हो कि तुम पास हो पाओगे कि नहीं, ये देखो।
अब वो ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ना गैप के साथ है, मतलब 4 के बाद 5 आ रहा है सीधे, ऐसे कंटिन्यूटी में नहीं है ना पॉइंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर डिस्क्रीट वेरिएबल है, वरना ज्वाइन भी कर सकते थे। अभी ज्वाइन मत करो, पर देखो सीढ़ी जैसा तो फिर भी लग ही रहा है ना ऐसा। ठीक है फरहान भाई, गुड। अच्छा, अब एक बार हम लोग आते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और फिर आप मुझे बताइएगा कि डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है। अ कॉस्ट दैट जनरली वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट which tends to be incurred at certain discrete points and involve large changes in amounts when such a point is reached। मतलब जैसे कि 1 से 4 तक सेम चलेगा, लेकिन जैसे 4 से 5 में पहुंचोगे ना तो लार्ज चेंज आ जाएगा। 1 से 4 में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जैसे 4 को क्रॉस किया, वो पॉइंट रीच कर गया और 4 से तुम 5 में आ गए, बढ़ गया। 5 से 6 वाले इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे 6 को क्रॉस करके 7 में टच किए, एकदम इंक्रीज हो गया। फिर 7 से 10 तक सेम चल रहा है, लेकिन जैसे 10 को कंप्लीट किया, 11 में आए, 10 को क्रॉस करते ही बढ़ गई कॉस्ट, ऐसा। ओके सर, सेमी वेरिएबल का भी ग्राफ बता दो। लो, सबका ग्राफ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सेमी वेरिएबल की बात करूँ, यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट है और यहाँ कॉस्ट है, तो अप टू अ सर्टेन लेवल वो फिक्स्ड रहेगा और उसके बाद फिर वेरिएबल हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे हमारे क्वेश्चन में भी अगर तुम बात करोगे, टेलीफोन बिल जो था 1000 आवर्स के टॉक टाइम तक सेम था, तो जब तक 1000 आवर्स का टॉक टाइम है तब तक तो बिल 1500 रुपये का ही आ रहा है। फिर 1000 आवर्स को रीच कर जाएगा तो फिर कॉस्ट ऐसे बढ़ने लगेगी, फिर कांस्टेंट नहीं रहेगी, 1500 की जगह बढ़ जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी अगर टॉक टाइम और बढ़ाओगे तो। ठीक है, ये था सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के बाद तुमको वेरिएबल का दिखा देता हूँ। लो, वेरिएबल का तो तुम खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या होगा वेरिएबल में? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट खत्म। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा? क्या तुम कितना बढ़ा लो कॉस्ट, योर आउटपुट तुम्हारा कॉस्ट नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये देखो, चाहे तुम आउटपुट को कितना भी बढ़ा दो, कॉस्ट तुम्हारी वहीं पर जाकर फिक्स हो गई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलो भाई, चारों ग्राफ भी समझ में आ गए सबको? प्लीज टेल मी एवरीवन। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे थे वेरिएबिलिटी के हिसाब से, और वेरिएबिलिटी के हिसाब से जो कॉस्ट है हमारी वो 4 टाइप की होती हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अब सुनिए, बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी एक मस्त चीज है, मैं आपको स्टोरी से समझाता हूँ कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट को। सो कॉस्ट बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। supervisor in a workshop monitors workers and ठीक है, मॉनिटर वर्कर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन and
there is a factory manager who looks into management of factory like machines, premise, negotiation with landlord, and machine seller, etc. Now, cost of material, sorry, cost of wages can be, ऐसा लिख देता हूँ now give your opinion from both supervisor and factory manager's point of view if cost of wages and rent of factory are controllable or uncontrollable cost. स्टोरी को समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सुनिए बच्चों, इमेजिन करना कि एक फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन वर्कर काम करते हैं और वो गुड्स बनाते हैं। अब वहां पर ना एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है। सुपरवाइजर का क्या काम है? वो देखता रहता है सारे वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, किसी को कहीं दिक्कत आती है तो वो उनको एडवाइस देता है, समझाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। वो सीनियर बंदा है, वो पहले काम कर चुका है इसी चीज का, अब उसको प्रमोशन मिल गया है, तो अब उसको काम नहीं करना होता, अब उसको लोगों को देखना होता है कि बाकी लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। कोई गप शप मार रहा है ज्यादा तो उनको बोलता है कि नहीं काम करिए, मुझे इतना आउटपुट करके दिखाइए। मतलब बेसिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये देख रहा है कि टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा वर्कर का, है ना, और वर्कर लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये उसका मेन काम है। इसके अलावा एक और बंदा बैठता है फैक्ट्री में जो कैबिन में बैठा हुआ है, वो है फैक्ट्री मैनेजर। उसका क्या काम रहता है? वो ओवरऑल सब चीजें देखता रहता है कि भाई अभी फैक्ट्री का रेंट कितना चल रहा है, तो लैंडलॉर्ड से वो निगोशिएट करता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं रेंट बढ़ाऊंगा, तो लैंडलॉर्ड को समझाता है कि नहीं नहीं सर, रेंट मत बढ़ाइए, अभी 1 साल और रुक जाइए, अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है काम, ये वो जो भी है। तो ये सब कामों में सुपरवाइजर नहीं जा सकता ना, इसके लिए सीनियर बंदा चाहिए। दूसरा, मशीन कौन सी खरीदनी है, मशीन में मेंटेनेंस कहाँ से करवाना है, ये बड़ी बड़े जो स्टफ होते हैं, बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, वो कौन देखता है? वो देखता है मैनेजर। अब आपको मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करके ये बताना है कि ये जो दो कॉस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, वेजेस वाली कॉस्ट और रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये दोनों कंट्रोलेबल है या नहीं है। अब देखो सर, नेम ऑफ कॉस्ट, या सिर्फ लिखता हूं कॉस्ट, कौन सी? एक तो है वेजेस, दूसरी है रेंट ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, पर्सन, या फिर ऐसे लिखता हूं फॉर सुपरवाइजर, दूसरे लिखता हूं फॉर मैनेजर। मैनेजर मतलब फैक्ट्री मैनेजर। अब सोचो,
कोई भी कॉस्ट किसी भी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल तब कहलाएगी जब उस व्यक्ति के एक्शन से उस कॉस्ट में कुछ चेंजेस ला पाओ, उस कॉस्ट को सेव कर पाओ या डिक्रीज कर पाओ या समथिंग लाइक दिस। अब देखो, सुपरवाइजर जो काम करता है ना, तो सुपरवाइजर अपने काम के द्वारा वेस्ट होने वाला समय बचाता है। सुपरवाइजर अपने काम के द्वारा वर्कर से ज्यादा काम करवाता है, वर्कर को मॉनिटर करता है, वर्कर के वेस्टेज को रोकता है, वर्कर को कहीं गलती हो रही है या फिर वर्कर वेट कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए तो बताता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेजेस की कॉस्ट को सेव कर रहा है। तो सुपरवाइजर के लिए वेजेस की कॉस्ट कंट्रोलेबल है। क्यों कंट्रोलेबल है? क्योंकि सुपरवाइजर अगर अपना काम अच्छे से करेगा तो उससे वेजेस की कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगी। तो सुपरवाइजर के एक्शंस के थ्रू, सुनो, बाय द एक्शंस ऑफ सुपरवाइजर कॉस्ट ऑफ वेजेस कैन बी कंट्रोल्ड। यस। अच्छा, मैनेजर तो सुपरवाइजर से भी बड़ा बंदा है। मैनेजर चाहे तो किसी भी वर्कर को निकाल सकता है, मैनेजर चाहे तो सुपरवाइजर को भी निकाल सकता है। तो मैनेजर तो अपने आप में वो बंदा है जो कितने नए लोग हायर करने हैं या कितने लोगों को हटाना है, ये सारे काम भी देखता है। और वो भी चाहे तो सुपरवाइज करके देख सकता है कि कोई बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा तो हटा दो। तो मैनेजर के लिए भी वेजेस की कॉस्ट तो कंट्रोलेबल है क्योंकि वो तो और सीनियर है। लेकिन अगर मैं रेंट की बात करूं, क्या सुपरवाइजर जाके लैंडलॉर्ड से निगोशिएशन कर सकता है कि भाई साहब रेंट मत बढ़ाइए, ये नो नहीं? तो रेंट ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहला गई। लेकिन मैनेजर के लिए, क्योंकि मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जाके लैंडलॉर्ड से भी बात कर सकता है, तो रेंट की कॉस्ट मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल कहलाई। तो कभी भी कोई कॉस्ट कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल वो उसके नाम से डिसाइड नहीं होता। वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। तो सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजेस कंट्रोलेबल था लेकिन रेंट अनकंट्रोलेबल था। पर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजेस और रेंट दोनों ही कंट्रोलेबल था। समझ रहे हो आप मेरी बात? वैसा तो कोई भी कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल का मतलब यही है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि क्या उसके एक्शन की वजह से ये कॉस्ट कंट्रोल हो पाती है। अगर हाँ, तो फिर उस मैनेजर के लिए वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। अगर उसके एक्शंस के द्वारा वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो सकती तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। तो सबसे खास चीजें समझने वाली कि रेंट की कॉस्ट सुपरवाइजर के लिए अनकंट्रोलेबल है लेकिन मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल है। बस आइए अब डेफिनेशन पढ़िए और मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से एक होती कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होती अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर is called as controllable cost. Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of the manager heading that responsibility center. For example, direct cost like direct labor, material expenses are generally controllable by the floor supervisor or the factory manager. फिर आता uncontrollable cost. Cost which cannot be influenced by the action of the manager of the responsibility center are known as uncontrollable. For example, rental cost of factory is uncontrollable by supervisor as it cannot be influenced by his action. तो सुपरवाइजर चाह के भी रेंट की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसके एक्शंस के द्वारा वो चेंज नहीं होता। नोट, ये नोट को इंपॉर्टेंट को पढ़ो। नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल इन इटसेल्फ। कोई भी कॉस्ट अपने आप में अनकंट्रोलेबल नहीं होती। आपको हमेशा पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि उसको कंट्रोलेबल मानना है अनकंट्रोलेबल। मतलब आप ऐसे फ्लैट नहीं बोल सकते, जनरल ओपिनियन नहीं दे सकते कि रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। अरे सुपरवाइजर के लिए रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोल, दोनों लाइन में फर्क है। देखो, एक लाइन तुमने बोल दी रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल, गलत। सुपरवाइजर के लिए रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल, सही। चलिए बच्चों, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो जल्दी से क्लियर एंड डन कर दीजिए। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बताइए बताइए बताइए।
ठीक। अब आते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, देखो कुछ कॉस्ट ना नॉर्मल होती है, जैसे कि समझना, एक मस्त एग्जांपल देता हूं, ये तो ओरली समझ जाओगे। तुम्हारी फैक्ट्री में शर्ट बना है, शर्ट शर्ट प्रोड्यूस हुआ और फैब्रिक की कॉस्ट लग गई। क्या ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि अरे बाप रे, मेरे यहाँ शर्ट बन रही, तो फिर कपड़े का खर्चा कैसे हो गया? अरे भाई, शर्ट बनेगा तो कपड़ा तो लगेगा ना, तो कपड़े का खर्चा तो होगा ना। तुम्हारे यहाँ शर्ट बनी और तुम्हें वर्कर को वेजेस देनी पड़ गई, वाओ कितना एबनॉर्मल था। अरे सर, क्या एबनॉर्मल था इसमें? तो जब हम बिजनेस में जो नॉर्मल ऑपरेशंस हमारे होते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, मटेरियल यूज करना, वर्कर के द्वारा वर्क करना, मशीनों का यूज करना, मशीन का डेप्रिसिएशन का खर्चा लगना, मशीन खरीदना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। अगर कोई बिजनेस रन करेगा तो बिजनेस में होने वाली नॉर्मली जो कॉस्ट लगती है उनको नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं, सिंपल। जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लोगों को सैलरीज या वेजेस पे कर रहे हो, मशीन के मेंटेनेंस में खर्चा लग रहा है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, ठीक है। बट मान लीजिए, मान लीजिए फैक्ट्री में चोरी हो गई और आपका 5 लाख रुपए का मटेरियल कोई चुरा के ले गया। अब ये जो 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? तो ये जो 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, दैट इज एबनॉर्मल। क्या तुम्हारे यहाँ चोरी रोज होती है? अरे चोरी वोरी क्या है, चोरी तो होती रहती है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, कल भी होगी, ऐसा थोड़ी होता है भाई। चोरी तो एक्सेप्शनल चीज हो गई ना। मान लो जिस प्रीमाइस पर तुम्हारा फैक्ट्री था वहां अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से क्रैक्स आ गए दीवालों में, तो तुमको उसकी मरम्मत करवानी पड़ी। अब एक होता है नॉर्मल मेंटेनेंस और एक होता है रिपेयर। रिपेयर तब होता है जब कुछ डैमेज होता है, और मेंटेनेंस की भाई हाँ, जैसे हर 2 साल में हम पुताई करवा लेते हैं, पुट्टी करवा लेते हैं, सफाई करवा लेते हैं, वॉट, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी मिस हैपनिंग की वजह से, किसी घटना की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया जो नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मल था, वो उसमें लगने वाला खर्चा एबनॉर्मल कॉस्ट, खत्म। इसमें क्या एग्जांपल देना मुझे प्रैक्टिकल? सो these are the normal or the regular cost which are incurred in the normal conditions during the normal operations of the organization। जैसे कि मटेरियल पर खर्च होना, सैलरी पर खर्च होना, मेंटेनेंस पर खर्चा होना। एबनॉर्मल में क्या आएगा? these are the cost which are unusual या irregular which are incurred due to some abnormal situations। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री जहां पे थी वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो रेस्क्यू के काम में खर्चे लग गए आपके, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ एबनॉर्मल था। कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि हर फैक्ट्री में सभी को मास्क लगा के रखना है। आपके यहाँ सर्वे हुआ और आपके यहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी। अभी पेनल्टी का खर्चा या फाइन का खर्चा ये रेगुलर खर्चा थोड़ी है, ये तो किसी गलती की वजह से खर्च हुआ है ना। तो जब भी हम एबनॉर्मल कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मान लो जब ये कैलकुलेटर बन रहा था, कैलकुलेटर के बनते समय केसीओ की फैक्ट्री में पानी भर गया था, तो पानी निकालने के लिए मोटर लानी पड़ी, लोग डूब गए थे तो रेस्क्यू वर्क करवाना पड़ा, उनका बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो उसकी वजह से कैलकुलेटर की कॉस्ट नहीं बढ़ाई जाएगी, उसको पीएनएल में डाला जाएगा। तो कभी भी कोई ऐसी कॉस्ट इनकर होती है जो एबनॉर्मल सिचुएशंस वाली होती है, तो उसका इंपैक्ट हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आने देते, प्रोडक्ट को महंगा नहीं होने देते, उसको हम पीएनएल में डायरेक्टली एज अ लॉस ले लेते हैं। उसकी वजह से हम अपनी चीजों की कॉस्ट नहीं बढ़ाते, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है या जो चीज हम बेच रहे हैं उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं बढ़ाते, उसको पीएनएल में ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वैसा खत्म, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी कॉस्ट। तो नॉर्मेलिटी में मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं अंत में आप लोगों को कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट बता देता हूं, या एलिमेंट वाइज कॉस्ट बोल दो।
तो एलिमेंट वाइज जो कॉस्ट होती है सर, वो मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर या एम्प्लॉय, और तीसरे में आता है अदर। अब जो मटेरियल होता है उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एम्प्लॉय में भी 2 आते हैं सर, डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और अदर में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब मैं एग्जांपल से तुम तुरंत समझ जाओगे ये सब क्या है। देखो, मैं जो भी चीज बना रहा हूं, जैसे कि मैंने ये बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो इसमें लगने वाला जो प्लास्टिक है, ये जो है मेन मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, ट्रेसेबल है। कल याद है आप लोगों को जब मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझा रहा था, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात बोली थी, ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल। तो कोई भी कॉस्ट जो मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेसेबल होता है, उसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मुझे पता है कि इस बॉटल को बनाने में प्लास्टिक में कितने रुपए का खर्चा हुआ है, कितने रुपए का प्लास्टिक लगा है, मतलब मैं ट्रेस कर पा रहा हूं, तो वो प्लास्टिक की कॉस्ट कहला जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। नाउ, जिस फैक्ट्री में ये बॉटल बन रही थी ना, उस फैक्ट्री में एक मशीन रखी हुई थी जिसमें ये मैन्युफैक्चर हो रही थी। उस मशीन में हमें ल्यूब्रिकेंट यूज करना पड़ता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब ग्रीस होता है ना, ग्रीस। तो क्या वो मशीन चलती रहती तो उसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो वीकली बेसिस पे, संडे टू संडे, हम लोग उसका जब मेंटेनेंस करते हैं ना, तो ल्यूब्रिकेंट उसमें लगाते हैं। तो हमने फैक्ट्री में लुब्रिकेंट भी खरीद के रखा है। तो लुब्रिकेंट भी एक मटेरियल है, लेकिन वो बॉटल को बनाने में यूज नहीं हो रहा, वो मशीन को मेंटेन करने में यूज हो रहा है, तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से लो कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो मटेरियल लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, उसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री में आपके पास वॉश बेसिन में हैंड वॉश रखा हुआ है, तो हैंड वॉश के आप पाउच लेके आते हो और उसको रिफिल करते रहते हो। तो हैंड वॉश का जो आप पाउच ला रहे हो वो भी एक टाइप का मटेरियल है, पर वो गुड्स को बनाने में नहीं, क्लीनिंग के लिए यूज हो रहा है, हाइजीनिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय। सर वो वर्कर जिसका काम है प्रोडक्शन वाला काम, कि वो खड़ा हुआ है मशीन के पास, इसमें ढक्कन लगा रहा है या जो भी मशीन चला रहा है, तो जो ऐसे वर्कर होते हैं जो गुड्स को बनाने का काम करते हैं वो डायरेक्ट वर्कर कहलाते हैं। पर उनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सुपरवाइजर जो सिर्फ लोगों को देख रहा है, मैनेजर जो कैबिन में बैठा हुआ है, डायरेक्टर जो बोर्ड रूम में बैठा हुआ है, ये सब लोग प्रोडक्शन का काम नहीं करते। तो हमारी पूरी कंपनी में कई तरीके की एम्प्लॉय कॉस्ट है, पर वो एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम करते हैं उनकी सैलरीज या वेजेस जो हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में काउंट होती हैं। और जिनका कॉमन खर्चा होता है, जिनमें हम ये नहीं बता पाते, जैसे सिविल इंजीनियर वाला मैंने कल बताया था, तो जब वो सिविल इंजीनियर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था तो उसकी सैलरी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाती। पर जब वो इंजीनियर जनरल काम कर रहा है, कॉमन, आप ये नहीं बता पा रहे कि उसकी सैलरी किस प्रोजेक्ट के लिए है, तो फिर उसकी सैलरी विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, मटेरियल और एम्प्लॉय के अलावा जो भी खर्चे बचते हैं ना वो अदर में जाते हैं। अब अदर में जो खर्चे डायरेक्ट नेचर के हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और अदर में जो खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो वैसे तो मटेरियल और एम्प्लॉय भी एक्सपेंसेस हैं, पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मटेरियल और एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा इज्जत दी जाती है, उनका अलग से नाम लिया जाता है, और मटेरियल एम्प्लॉय को छोड़ के जो बाकी चीजें होती है वो एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। जैसे कि आप जब ये बॉटल बना रहे हो, इस बॉटल की डिजाइन आपने कहीं से ली थी, तो आपको उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। जिस कंपनी ने इसकी डिजाइन आपको दी थी उन्होंने बोला था कि हम हर एक यूनिट पर 2 रुपए की रॉयल्टी लेंगे, एक बॉटल बनने पर 2 रुपए की रॉयल्टी लेंगे, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या मटेरियल का खर्चा है? नहीं। क्या रॉयल्टी कोई एम्प्लॉय का खर्चा है? नहीं, अन्य खर्चा है। पर क्या वो हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट में लग रहा है, ट्रेसेबल है? हाँ, क्योंकि वो ट्रेसेबल है इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा,
जो मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, खत्म बात। समझे क्या? तो एग्जाम्पल्स यहां लिख देता हूं, या फिर नीचे एग्जाम्पल अलग से लिख देता हूं। उसके पहले चार्ट कंप्लीट करना बाकी है। अब इस चार्ट में ना एक और चीज आएगी भाई जो आपको समझनी है। तीन चीजें होती है हमारे पास, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको मिला के एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ओ, ऑल द इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस, ऑल द कॉमन एक्सपेंसेस विच इज टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको एक नाम दिया जाता है ओवरहेड्स। क्या समझे? ओवरहेड्स। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आके पहली बार आपने इस नाम को सुना होगा, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मीनिंग समझा देता हूं। जो भी ऐसे खर्चे हैं ना जो ट्रेसेबल नहीं है, उसमें मटेरियल भी आ गया, एम्प्लॉय भी आ गया और अन्य भी आ गए, जब उन सबको मिला के एक कॉमन नाम दिया जाता है तो बोला जाता है ओवरहेड्स। फिर जब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं ना ओवरहेड्स को, एक चैप्टर आता है चैप्टर 4 ओवरहेड्स, वहां जब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं ना तो फिर वहां मटेरियल ओवरहेड्स या एम्प्लॉय ओवरहेड्स या अदर ओवरहेड्स नहीं पढ़ते। हम ओवरहेड्स को फर्दर दूसरे तरीके से बांटते हैं। एक पढ़ते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो सारे वो कॉमन खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं वो कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा हम पढ़ते हैं एडमिन या ऑफिस ओवरहेड्स, सारे वो ओवरहेड्स जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट की सैलरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस पे करिए वो, ऑडिटर को जो फीस पे करिए वो, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स को जो फीस पे करिए वो, एचआर की सैलरी, ये सब एडमिन ऑफिस में आता है। डायरेक्टर को जो रिम्यूनरेशन जाता है वो सब कुछ इसके अंदर आता है। फिर आता है तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग मतलब बेचने पे जो खर्चे हुए हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्समैन का कमीशन, ये सारी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है आपका, मान लो आप अपने गुड्स को फैक्ट्री से बना के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हो, तो आपका जो ट्रक है जो आपकी फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान लेकर जाता है, वो खर्चा जो ट्रक का है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट कहलाएगा, कि आप अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ बना के फैक्ट्री में रखे रहने से क्या होगा, आपको सही जगह पर सही चीज को पहुंचाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरहेड्स को तीन भागों में बांटा जाता है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग। हालांकि बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो मटेरियल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो सब वहां डील हो जाएगा। एम्प्लॉय को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो ओवरहेड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये भी चैप्टर नंबर 2 में ही कवर हो जाता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर 2 का पूरा नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सब आपको एक इंट्रो दिया गया है ताकि आपको पता चले कि भाई हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं कि भाई इनके चैप्टर के नाम ये क्यों है। दैट इज द एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आओ आखिरी डेफिनेशंस पढ़ के आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और कल से मैं बता दूं आपको सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारा अर्ली बर्ड बैच का गूगल ड्राइव का लिंक है जो मैंने आपको शेयर किया था, उसमें सर्विस कॉस्टिंग के नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं, तो आप सर्विस कॉस्टिंग के नोट्स का प्रिंट करवा सकते हो कल की क्लास से पहले। 18 पेजेस आर देयर, एंड कल से हम प्रैक्टिकल चैप्टर हमारा पहला शुरू करने वाले, तो वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, तो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन में पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स, प्लास्टिक, एंड विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, कि कितने रुपए का लगा ये भी पता कर पा रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि शर्ट में या ड्रेस में लगा हुआ क्लॉथ, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए लगने वाला मटेरियल, कूल। In some cases, material may be direct, but it is treated as indirect because it is used in small quantities. So not economically feasible to identify that quantity. सर ये क्या बोल दिया तीसरे पैराग्राफ में? एक शर्ट में धागा लगा होता है, पता है ना सबको धागा, तो धागा तो शर्ट में ही लगा होता है। फिर भी ये बात कैलकुलेट कर पाना कि कितनी क्वांटिटी लगी है धागे की और वो कितने रुपए का है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी कुछ चीजें दिखने में तो डायरेक्ट नेचर की दिखती हैं, बट क्योंकि
मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितने रुपए की लगी है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट माना जाता है। सो ये क्लासिक एग्जांपल है थ्रेड। थ्रेड विच इज यूज्ड इन अ शर्ट is actually used in the shirt, but we are not able to economically quantify कि कितने रुपए का थ्रेड आपके शर्ट में लगा है। दैट्स वाई इट बिकम्स इनडायरेक्ट। अब पढ़ो थर्ड वाला पैराग्राफ। इन सम केसेस मटेरियल मे बी डायरेक्ट, तो धागा डायरेक्ट तो है बट इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट, फिर भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर उसको इनडायरेक्ट मानना पड़ जाता है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में लगा है कि इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, हमारे लिए वो संभव नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि उसकी क्वांटिटी कितने रुपए की है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू में उसको कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है कि वो कितने रुपए का लगा है। ठीक है दोस्त, चलो। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट बताया था मैंने, हैंड वॉश बताया था, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। अगला डायरेक्ट लेबर। लेबर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होली टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट लेबर। ऐसा लेबर कॉस्ट या ऐसे वर्कर को जो वेजेस दी गई है जो मेनली प्रोडक्ट को बनाने का ही काम कर रहे हैं, जिसमें आप पता कर पा रहे हो कि इस बॉटल को बनाने में एक बंदे का 1 घंटा लगा, 1 घंटे का हम देते हैं 2 रुपए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। For example, employee engaged on the actual production of the product or carrying out necessary operations for converting the raw material to finished goods will be treated under direct labor. अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? सर, सारे एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच आर फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो ट्रेसेबल तो है, पता है कितने रुपए का लगा है, लेकिन मटेरियल और लेबर को छोड़ के, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि स्पेशल मशीन पे लगने वाला किराया, मान लो मुझे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल मशीन खरीदनी पड़ती है, किराए पे लेके आनी पड़ती है, तो उसका जो किराया पे करना पड़ता है, लीज रेंटल देना पड़ता है, हायर चार्जेस देना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा वैसा। ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहे, जैसे कि ईट हो गई, लुब्रिकेंट हो गया, वेस्टेज हो गया, फिर डीजल रखा हुआ तुम्हारे पास जनरेटर में डालने के लिए, पावर हाउस डिपार्टमेंट, बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट, कैंटीन में आलू प्याज टमाटर रखे हुए हैं। अरे फैक्ट्री में कैंटीन है जिसमें एम्प्लॉय खाना खाते हैं, तो वहां जो आलू प्याज टमाटर रखे हुए हैं वो भी मटेरियल है, लेकिन वो हमारे फैक्ट्री में जो मेन बिजनेस है हमारा गुड्स बनाने का, उसमें थोड़ी यूज होते हैं। वो तो सपोर्ट काम है हमारा कैंटीन, कि एम्प्लॉय को वेलफेयर दिया थोड़ा, कि भाई एम्प्लॉय के लिए कैंटीन बनवा दी, ऐसा। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? लेबर कॉस्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो लेबर कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, सिंपल। सुपरवाइजर को, मैनेजर को, लीडर को, वर्क मेंटेनेंस वाले वर्कर को, सफाई कर्मियों को जो तुम पैसा देते हो, तो सफाई कर्मी गुड्स बनाने का काम तो करते नहीं है, तो उनको जो सैलरी या वेजेस तुम पे कर रहे हो ना, वो इनडायरेक्ट लेबर में जाएगी। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? सारे अन्य खर्चे जो कॉमन नेचर के, मटेरियल लेबर को छोड़ के, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, प्रॉपर्टी के टैक्सेस, इंश्योरेंस का खर्चा, पावर का खर्चा, हीटिंग का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, एसी का खर्चा, कूलर का खर्चा, पंखे का खर्चा, सब इसके अंदर आएगा। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स का मतलब होता है सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को इकट्ठा कर दो और उनको क्लब करके जो नाम दिया जाता है, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर आता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन या ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ओवरहेड्स के अंदर। इसके साथ बेसिक्स हमारा होता है समाप्त, और अब कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्विस कॉस्टिंग। तो हमारी स्टडी मटेरियल का ये चैप्टर नंबर 12 है, और वैसे मेरी जो कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम की बुक है, उस कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम की बुक का मैंने इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपके लिए ऑलरेडी शेयर करके रख दिया है, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आइएगा कल। और कल 11:30 बजे शार्प हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग इन द प्रैक्टिकल सेंस। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अरे कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आज कौन सा डे? फ्राइडे ना, डेट बता देता हूँ।
टुमारो नहीं लिखता, 7th ऑफ अक्टूबर लिख देता हूं, 7th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो 7 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे सर्विस कॉस्टिंग। चलिए भाई, धन्यवाद सभी का, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल, मिलते हैं कल।